हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर क्लास 10th के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और दूसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक और बात बताना चाहता हूँ, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड में कई साल सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। और सिंपल है, आपसे 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछा जाता है कि भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। ये आपसे सवाल पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बहुत आसान है। हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स बताए गए हैं। 3 स्टेप्स, हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपने देश में रिसोर्स प्लानिंग को करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि वो 3 स्टेप्स क्या हैं, 3 स्टेप्स क्या हैं, जिससे हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। यानी संसाधन का एक प्लानिंग होता है बच्चों। हमारे देश में जो भी संसाधन होते हैं उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिससे उसका हम डेवलपमेंट कर सकें। ये सारा प्लानिंग जो है डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना, भारत में रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला जो स्टेप्स है। ऐसे तो रिसोर्स प्लानिंग देखिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कोई आसान प्रक्रिया नहीं है रिसोर्स का प्लानिंग करना। भारत जैसे विशाल देश में, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, तो यहाँ इतने बड़े देश में रिसोर्स का प्लानिंग करना भी कोई साधारण काम नहीं है। यह अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क है कहिए। फिर भी प्लानिंग की जाती है भारत देश में। तो देखिए प्लानिंग में क्या किया जाता है। सबसे पहला आप देखेंगे, हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। यानी आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के काम होते हैं। इन्वेंट्री में क्या होता है, हम संसाधन को इन्वेंट करते हैं, खोज करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, पहचानते हैं। संसाधन को सबसे पहले हमारा काम है उसका पहचान करना, उसकी खोज करना। ये संसाधन का सबसे पहला स्टेप है। हमारे देश में ये सबसे पहला काम होता है और इसमें कुछ एक्टिविटीज शामिल होते हैं, है ना, कुछ काम इसमें शामिल होते हैं। आप देखिए भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले सर्वेइंग का काम होता है। सर्वेइंग यानी सर्वे होगा, जांच होगा, पता लगाया जाएगा संसाधन कहाँ पर है। उसके बाद मैपिंग का काम होगा। मैपिंग, नक्शा बनाया जाएगा कितना दूर तक यह संसाधन मिल रहा है हमारे पास। तीसरा काम होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी हम उसके क्वालिटी को चेक करते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं कि जो भी संसाधन हमको मिला, मान लीजिए कि कोयला ही मिला, तो कोयला किस क्वालिटी का है, ठीक है, तो उसके क्वालिटी को हम जांच करते हैं और फिर क्वांटिटेटिव को हम पता लगाते हैं। यानी कि कितने मात्रा में, अगर यहाँ पर कोयला है तो वह कितने मात्रा में है, तो इसका भी हमें पता लगाना पड़ता है। ये सारा काम हम लोग करते हैं। फिर इसका हम एक अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेशन। इन सभी चीज़ों का एस्टिमेशन होता है। जो भी क्वालिटी होती है, जो भी क्वांटिटी होती है, उसका हम अनुमान लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी संसाधन मिलते हैं उनका हम एक माप ले लेते हैं, माप रखना पड़ता है, मेजरमेंट रखना पड़ता है। तो भारत सरकार जो है ये सारे कार्य करती है। कब? इन आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के कामों में। तो पहला जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का है और इन्वेंट्री का है, और इसमें भारत सरकार ये सारे कार्य जो है करती है। यानी हमारे देश में ये सारे काम किए जाते हैं रिसोर्स प्लानिंग के पहले स्टेप में। तो समझ में आ गया, सर्वे का काम होता है, मैपिंग का काम होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का हम एस्टिमेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं,
और फिर मेजरमेंट करते हैं संसाधन का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके दूसरे स्टेप में। जब हमें उसके बारे में ये सारी चीजें मालूम चल जाती है तब हम प्लानिंग स्ट्रक्चर का काम करते हैं। यानी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिससे हम उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकें, जिसको हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। यानी संसाधन का विकास करने का योजना बनाते हैं। और इसमें हमें 3 चीजें मदद करती है। पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है स्किल और तीसरा है इंस्टीट्यूशन। यानी हम टेक्नोलॉजी की मदद से उस संसाधन को बाहर निकालते हैं। जहां भी वो संसाधन होता है हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसे प्राप्त करते हैं। फिर हम अपने स्किल की मदद से, जब हमारे पास कोई स्किल होता है तो उस स्किल की मदद से उस संसाधन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि उसका डिमांड बढ़ सके, उसकी ज़रूरत बढ़ सके। ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ सके। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने स्किल की मदद से तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। बात को समझिएगा। हमें जो भी, जैसे मान लीजिए मिनरल्स मिलता है और मिनरल से हमें मेटल मिलता है, तो अब हम टेक्नोलॉजी लगाकर वो मेटल प्राप्त कर लेते हैं। जब हमें मेटल प्राप्त होता है तो हम उसको अपने स्किल की मदद से उस मेटल से, जैसे हम गाड़ी बना लेते हैं। तो जो गाड़ी बना लिए तो वो किसकी मदद से बनाए बच्चों? स्किल की मदद से बनाए। तो स्किल हमको मदद करता है, जिससे कि अब उस मेटल का तो वैल्यू कम था, लेकिन अब जब गाड़ी बन गया तो गाड़ी का वैल्यू समझिए कितना ज़्यादा हो गया। तो यही काम करता है स्किल। और इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। आखिर हम कहाँ, किस जगह पर हम गाड़ी बनाएंगे? जो जगह होगा जहाँ हम गाड़ी बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, वह इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए। तो कहने का मतलब है प्लानिंग स्ट्रक्चर यानी किसी भी संसाधन का विकास तभी हो सकता है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा उस संसाधन को प्राप्त करने का, स्किल होगा उस संसाधन का ट्रांसफॉर्मेशन करने का, और इंस्टीट्यूशन होगा उस संसाधन को ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नए वस्तु को रूप देने का एक संस्था हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम उस संसाधन का विकास कर सकें। क्लियर हो रहा है? अब आइए तीसरा स्टेप जो भारत देश में किया जाता है वह है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। सरकार इस बात पर विशेष जोर देती है कि भाई एक आदमी का विकास नहीं करना है, व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं सोचना है, सबका विकास, देश का विकास मतलब सबका विकास मतलब देश का विकास। तो इस बात को ध्यान दिया जाता है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। नेशनल डेवलपमेंट प्लान यानी यहाँ देश का डेवलपमेंट करने का योजना बनाया जाता है। ठीक है, किसके साथ? तो जो रिसोर्स का हमने डेवलपमेंट किया, जो भी प्लान के साथ हमने संसाधन का विकास किया, तो एक तरफ संसाधन का विकास हुआ। अब ये ध्यान दिया जाता है कि संसाधन के विकास के साथ हमको देश का भी विकास करना है। तो इस चीज को मैच कराया जाता है कि ठीक है हमने संसाधन प्राप्त कर लिया, ठीक है, और उस संसाधन का हमने विकास किया टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन की मदद से। बात समझ रहे हैं? और फिर अब ध्यान दिया जाता है क्या इससे देश का विकास होता है कि नहीं, यानी यह काम देश के विकास में सफल होना चाहिए। संसाधन का विकास तभी सफल माना जाएगा जब वह देश के विकास के काम आएगा। तो संसाधन के विकास के साथ देश के विकास को इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ये नहीं कि संसाधन का विकास हुआ और कुछ व्यक्तिगत लोगों को इससे फायदा हो गया तो उससे देश का विकास नहीं होगा। हमें देश के डेवलपमेंट के प्लान के साथ, ठीक है, संसाधन के डेवलपमेंट के प्लान को मैच करा देना है। अगर ये काम हम करने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक के पास, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज।
संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन भी करना है। तो कंजर्वेशन में हमें सीखना होगा कि हम अपने संसाधन को कैसे बचा सकते हैं। इसको कंजर्वेशन कहते हैं। बचाना है इस प्रकार, ये बचाने का मतलब ये नहीं है कि उसका प्रयोग ही बंद कर देना है। बचाने का मतलब ये हुआ, कंजर्व करने का मतलब ये हुआ कि आप इस ढंग से अपने संसाधन का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आप भी उसका इस्तेमाल कर सकें, और उसे आपको इस तरह से बचा भी लेना है कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगी। तो इसे कंजर्वेशन कहा गया है, इस प्रक्रिया को कंजर्वेशन कहा गया है। तो हमें कंजर्वेशन करना है, यानी अपने संसाधन को बचाना है जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी इन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेगी और वो भी अपने लाइफ में डेवलपमेंट कर सकेगी। तो डेवलपमेंट को यदि आप सतत जारी रखना चाहते हैं, यानी जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं, उसमें स्थिरता लाना चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहे, तो इसके लिए उसका कंजर्वेशन करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका दिया है उसमें बताया गया है बाय एंड यूज ओनली एसेंशियल थिंग्स। कंजर्वेशन का एक तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप केवल आवश्यक चीजों को खरीदिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, अनावश्यक चीजें मत खरीदिए। यहाँ खरीदने पर जोर दिया गया है क्योंकि हम अनावश्यक चीजें खरीद कर संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, समझ रहे हैं, उसका मिसयूज करते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, यदि आपके परिवार के लिए एक 4 व्हीलर, ठीक है, एक 4 व्हीलर काफ़ी है तो बस एक ही खरीदिए। ये नहीं कि परिवार में सभी लोग अपना अपना 4 व्हीलर खरीद लिए हैं, जिससे क्या होगा कि हमेशा तेल का खपत ज़्यादा होगा, आपका संसाधन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जैसा कि बड़े शहरों में देखा जाता है। तो हमें अपने संसाधन को बचाने के लिए करना क्या है, जो एसेंशियल थिंग्स है, जो हमें ज़रूरत है, जितना में हमारा काम चल सकता है, यानी हमें लिमिट में हर चीज़ को यूज करना होगा, है ना। ओवर यूज की तरफ नहीं जाएंगे, मिस यूज की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इससे हमारा संसाधन बर्बाद होता है। तो हम उतना खरीदेंगे नहीं, है ना, दिखावा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, जितना एसेंशियल है उतना ही हमें खरीदना है, जिससे हम संसाधन को बर्बाद होने से बचा सकेंगे। बात आ रही है समझ में। दूसरा तरीका है रेड्यूस कीजिए। रेड्यूस कीजिए, अपनी ज़रूरत को कम से कम कीजिए। अगर आपका काम 2-4 कपड़ों में चल जा रहा है तो 10-20 कपड़े खरीदना बंद कीजिए। आप संसाधन का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर में एक बल्ब से काम चल जाता है तो 2-4 बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है, रेड्यूस कीजिए। संसाधन के इस्तेमाल को कम कीजिए। यदि आप 2 बाल्टी में नहा लेते हैं तो 10 बाल्टी का पानी खर्च मत कीजिए। इसको कहा जा रहा है कि आप रेड्यूस कीजिए, अपनी ज़रूरत रेड्यूस कीजिए, कम कीजिए। जितना ज़्यादा कम करेंगे तो आप संसाधन को बचाएंगे। संसाधन को बचाना है, रेड्यूस करना है, उसकी ज़रूरत को घटाना है, कम करना है। कम से कम चीज़ों से काम चलाने का टेक्निक निकालिए, तरीका निकालिए कि कम से कम चीज़ों से हम अपना काम चला सकें। दूसरा है रीयूज। अगर आपके पास ऐसा कोई टेक्निक है, ऐसा कोई स्किल है कि आप एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रीयूज करके भी आप संसाधन को बचा सकते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी कॉपी को, रफ कॉपी है, किसी कोई भी कॉपी है, मैथ बनाते हैं। हम अक्सर कई बच्चों को देखे हैं जो मैथ बनाते हैं, पहले उसको पेंसिल से बनाएंगे, उस कॉपी पर पेंसिल से क्या बनाते हैं, मैथ बनाते हैं। फिर कोई डार्क
पेन ले लेते हैं और उस डार्क पेन से फिर से उसी कॉपी पर यानी उसी पेज पर फिर एक बार मैथ बना देते हैं। तो देखिए, एक ही संसाधन कॉपी एक ही है, उसका 2 बार इस्तेमाल कर दिया गया। तो उन्होंने संसाधन को बचाया, कैसे? रीयूज करके, उस पेज को 2 बार यूज करके उन्होंने संसाधन को बचा लिया। कुछ लोग इस तरह का बोर्ड रखते हैं और इसी पर मान लीजिए मैथ बना रहे हैं, तो ये बोर्ड कई बार यूज हो सकता है, बार बार मिटाइए, बार बार इस पर मैथ बनाइए, तो आप अपना पेज बचा सकते हैं। बस एक बार ये बोर्ड खरीद लेना है और बहुत सारा पेज बचा सकते हैं और इस पर जितना बार मन करेगा आप इसको यूज कर सकते हैं। तो रीयूज वाला अगर टेक्निक खोजा जाए तो हम संसाधन को बचा सकते हैं। तीसरा है रिसाइकल, यानी हम रिसाइकल करेंगे उस संसाधन का और फिर उसको एक नया रूप दे देंगे। जैसे कबाड़ वाला आता है, हम बहुत सारे प्लास्टिक, लोहा, लकड़ का सामान सब कबाड़ वाले को दे देते हैं। वो कबाड़ जो है फिर से फैक्ट्री में यूज होता है और उससे सामान बना दिया जाता है। हम अखबार और न्यूज़पेपर को भी हम कबाड़ वाले को दे देते हैं, उससे फिर कागज तैयार हो जाता है। इसको रिसाइकल कहते हैं। यानी रिसाइकल के तरीकों से भी हम कंजर्वेशन का काम कर सकते हैं। तो देखिए, कंजर्वेशन का काम 3R की मदद से हो सकता है। तीनों R से शुरू होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कंजर्वेशन का अगला काम शुरू होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर। यानी हमको समझना है, ये मेथड नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल एंड पेट्रोल है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इन्हें हम कैसे बचाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाने का ट्रिक है कि इसके जगह पर हम रिन्यूएबल सोर्सेज खोजेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज खोजेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की जगह पर हम क्या खोजेंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज खोजेंगे, जिसमें हम सोलर, विंड है ना, और वाटर जैसे चीजों को खोजेंगे और इससे एनर्जी प्राप्त करने का टेक्निक निकालेंगे। वो टेक्नोलॉजी निकालेंगे जिससे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम उसके जगह पर रिन्यूएबल सोर्सेज को खोजेंगे, जिसमें हमको सोलर, विंड और वाटर जैसे चीज, ठीक है, वो हमको ऊर्जा देगी। इसका हम टेक्नोलॉजी निकालेंगे। अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंड होने लगेंगे तो हम किसको बचा लेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, लैंड है। ये सभी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। इन प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाना है। मिट्टी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचना है, मिट्टी किस तरह बर्बाद हो रही है, उस तरीके को बंद कीजिए। अगर मिट्टी रासायनिक खाद डालने से, दवाई डालने से बर्बाद हो रही है तो उसको रोकना होगा। हमें मिट्टी में घरेलू खाद, मैन्यूर का इस्तेमाल करना होगा। समझ रहे हैं? हम लोग घरेलू खाद से अपनी मिट्टी को बचाएंगे। मिट्टी को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। अगर मिट्टी सॉइल इरोजन से बर्बाद होती है तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम प्लांटेशन का काम करेंगे, जिससे हम मिट्टी को बचा सकें। तो ये भी संसाधन है काफी इम्पोर्टेंट। अब एयर है तो एयर बर्बाद होते हैं पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन। तो एयर को शुद्ध रखने के लिए भी हम उपाय निकालेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे हवा शुद्ध रहेगी। तो वायु प्रदूषण को भी हमें नियंत्रित करना होगा, जिससे कि हम एयर जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे बचा सकें। वाटर, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है और इसे भी हमें बचाना है, क्योंकि वाटर में भी आप समझ रहे हैं पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमें वाटर को बचाना है उस पॉल्यूशन से। तो उपाय है, सबका अलग अलग उपाय है। लैंड है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, जमीन बर्बाद होता है कई चीजों से, तो हमें जमीन को भी बचाना है।
और ये सब मेथड आप लोग कई सालों से पढ़ रहे हैं। तो ये कोई नया मेथड नहीं है, बस हर जगह अलग अलग मेथड यूज होंगे जिससे हम इन संसाधनों को बचा सकेंगे। लास्ट है फॉरेस्ट, जो कि अंधाधुंध जंगल की कटाई होती है, जंगल की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो हमें जंगल भी बचाने हैं, क्योंकि जंगल आप समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट जंगल से ही आते हैं। अगर जंगल ना होंगे तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं आएगा। फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमको जंगल बचाना है। तो जंगल हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम जंगल भी बचाएंगे, उसको भी कंजर्व करेंगे। तो इस तरह से कंजर्वेशन के कई ऐसे मेथड हैं जो हम फॉलो करें तो हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, अपने संसाधन को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक समझ में आ गया होगा और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब लॉकडाउन हो गया है बच्चों, स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी हो गई है, घर पर रह रहे हैं। तो अब रोज प्रतिदिन आप लोगों को हम पढ़ाएंगे YouTube के माध्यम से, ठीक है। हाँ, एक और सुविधा हम कुछ कमजोर बच्चों के लिए निकाले हैं, ठीक है। लेकिन वह सुविधा जो है वह आपका एक सुविधा जो जूम क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं 1-2 दिन से, जूम क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये जूम क्लास बच्चों ये पेड ऑनलाइन क्लास है आपका, पेड ऑनलाइन क्लास। ये जो भी इच्छुक बच्चे हैं कि YouTube पर सर जो पढ़ाएं इससे भी ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मतलब समय चाहते हैं अतुल सर से और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड क्लास है, ये जूम पेड ऑनलाइन क्लास है, आप बुरा मत मानिएगा इसके लिए। ये जो जूम पेड ऑनलाइन क्लास है, ऐसा मत सोचिएगा कि अतुल सर लालच के चलते इस तरह का पैसा कमाने का धंधा शुरू किए हैं। ये बच्चों जरूरत है हमारी। स्कूल से देखिए 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो एक ट्रिक मिला हमको, एक साधन मिला, एक सोर्स मिला जहाँ से हम कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो बच्चों इसे बुरा नहीं मानना है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें आप मुझे गलत मत समझिएगा। आपका ये हमेशा पढ़ाएंगे, ये वादा है आप लोगों से। आप लोगों को हमेशा YouTube पर पढ़ाई देते रहेंगे। ये फ्री पढ़ाई है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन यदि आप मेरे साथ जूम क्लास ज्वाइन करेंगे तो बच्चों उसका आपको पे करना पड़ेगा, और ये सुविधा उसी को मिलेगा जो मेरे क्लास में पेमेंट करने के लिए तैयार होगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिख दिए हैं यहाँ पर, आप कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं 6200076626। इस कॉन्टेक्ट नंबर से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। फिर हम आप लोगों को वो सारा चीज बता देंगे किस प्रकार आप हमसे जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कमजोर विद्यार्थी के लिए, जो तेज है वो यहाँ से पढ़ के काम चला लीजिए, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी हैं जिनको शौक है कि और कुछ जाने और कुछ सीखें अतुल सर से, तो उनके लिए ये सुविधा दिए हैं, वो सीख सकते हैं अतुल सर से। इस कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको तरीका बता देंगे किस तरह से हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे और पढ़ के देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे बुरा नहीं मानना, इसे गलत नहीं समझना है। ये एक सोर्स ऑफ इनकम है अतुल सर के लिए। भाई हमारा भी परिवार है, खर्च है, तो कहीं ना कहीं से हमको भी इनकम चाहिए, तो इसे गलत नहीं समझना है। और ये आपका फ्री आपका चलेगा, लेकिन यहाँ हम जब मेहनत करेंगे और तो उसके लिए हमें चाहिए, पेमेंट चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसे आप प्लीज गलत नहीं समझेंगे, अपने अतुल सर की स्थिति को समझेंगे, ठीक है। और कोई जबरदस्ती नहीं है। इच्छुक लोग, जो भी इच्छुक लोग हैं, जिनको भी इच्छा है कि हम अतुल सर का ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, वो हमसे संपर्क
कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हम कल हम लोग मिलेंगे। रोज छुट्टी है, हम जरूर यूट्यूब पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तब तक के लिए। ठीक है, आप बढ़िया से रहिए। थैंक यू।